हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आइडियल जीके के रिवीजन सेशन में। इस रिवीजन सेशन में जीएस के सभी विषय जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर का रिवीजन प्रतिदिन किया जाता है। रिवीजन जो है प्रतिदिन 3 से 4 सब्जेक्ट का करने का प्रयास किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में हम लोग जो है कोशिका साइटोलॉजी पढ़ रहे थे। साइटोलॉजी में कोशिका को देखने का प्रयास किए थे। आज के इस वीडियो में कोशिका के विभिन्न अंगों को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। कोशिका के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। इस कड़ी में कोशिका के 3 भागों को बांटा गया। याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। इस कड़ी में कोशिका को 3 भागों में बांटा गया। एक बाहरी आवरण, दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा कोशिका के केंद्रक। याद रखिएगा, बाहरी आवरण, कोशिका द्रव और कोशिका के केंद्रक। तो बाहरी आवरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल वॉल। याद रखिएगा, बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। कोशिका द्रव को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। याद रखिएगा, कोशिका द्रव को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। याद रखिएगा। आगे अब एक सेल वॉल को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो है पौधे में पाया जाता है। सेल वॉल जो है पौधे में पाया जाता है, जो सेल्यूलोज का बना होता है। याद रखिएगा, सेल वॉल जो है किस में पाया जाता है? पौधे में पाया जाता है और यह सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज जो है पॉलीसेकेराइड है। सेल्यूलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है। यह जो है कार्बोहाइड्रेट है। याद रखिएगा, सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। नोट, पौधे की कोशिका और जंतु की कोशिका में जो है सबसे बड़ा अंतर जो है सेल वॉल का है। याद रखिएगा, पौधे की कोशिका और जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंतर क्या है? सेल वॉल है। यानी पौधे की कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, परंतु जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता। याद रखिएगा। आगे, फंजाई या कवक का सेल वॉल जो है काइटिन का बना होता है। याद रखिएगा, फंजाई या कवक का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? काइटिन का बना होता है। आगे, अलगी या शैवाल का कवक जो अलगी या शैवाल का सेल वॉल जो है सेल्यूलोज का बना होता है। याद रखिएगा, अलगी या शैवाल का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। आगे, एकमात्र खाने योग्य कवक कौन सा है? मशरूम। याद रखिएगा, एकमात्र खाने योग्य कवक कौन सा है? मशरूम। फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। आगे, अलगी के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहते हैं। यानी शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। चलिए, अगला अंग है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को पढ़ते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जंतु में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। याद रखिएगा, जो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ का बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। आगे, इसका मुख्य काम जो है चयनात्मक पार्ग में झिल्ली है। यानी ये इसका मुख्य काम क्या है? चयनात्मक पार्ग में झिल्ली है, यानी सेलेक्टिंग परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे, इस कड़ी में यह 2 भाग में बढ़ता है। इस कड़ी में इसके जो है दो मुख्य भाग हैं। कौन कौन? तो ऑस्मोसिस और विसरण। याद रखिएगा, ऑस्मोसिस और विसरण। यानी ऑस्मोसिस यानी प्रासरण और विसरण यानी डिफ्यूजन। आगे, ऑस्मोसिस या प्रासरण की क्रिया जो है सिर्फ द्रव यानी लिक्विड अवस्था में होता है। याद रखिएगा, ऑस्मोसिस की क्रिया कहाँ होती है? तो द्रव अवस्था में होती है। आगे, विसरण यानी डिफ्यूजन की क्रिया जो है गैस में होती है। याद रखिएगा, विसरण यानी डिफ्यूजन की क्रिया किस में होती है? गैस में होती है। नोट, जब नदी की मछली को समुद्र में ले जाया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यह घटना जो है ऑस्मोसिस के कारण ही होती है। याद रखिएगा। नोट, किसी खाद्य पदार्थ में नमक या चीनी का घोल मिला दिया जाता है
जिससे जिससे बैक्टीरिया या जीवाणु की मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा। आगे अगला अगला अंग है कोशिका द्रव्य। आगे कोशिका द्रव्य, कोशिका में द्रव पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। याद रखिएगा। जिसमें जो है कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे एक झिल्ली वाले अंग कौन कौन से हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। याद रखिएगा। एकल झिल्ली वाले अंग कौन कौन से हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। याद रखिएगा। एक झिल्ली वाले अंग के ट्रिक है, याद रखिएगा, जेल, GEL, G फॉर गोल्जी बॉडी, E फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L फॉर लाइसोसोम। दूसरा भाग है दोहरी झिल्ली वाले अंग। याद रखिएगा। दोहरी झिल्ली वाले अंग जो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है। दोहरी झिल्ली वाले अंग कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है। दोहरी झिल्ली वाले अंग का ट्रिक है MP, याद, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया और P फॉर प्लास्टिड। याद रखिएगा। तीसरा है कोई झिल्ली वाले अंग नहीं, यानी कोई झिल्ली वाले अंग नहीं कौन कौन है, सेंट्रोसोम और राइबोसोम। इसका ट्रिक है CR, C फॉर सेंट्रोसोम, R फॉर राइबोसोम। आगे तो इसी तीनों को जो पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी एकल झिल्ली वाले अंग, दोहरी झिल्ली वाले अंग और कोई झिल्ली वाले अंग नहीं। तो पहला पढ़ते हैं दोहरी झिल्ली वाले अंग। दोहरी झिल्ली वाले अंग में कौन कौन आते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं। इसे जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। याद रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आगे इसका मुख्य काम श्वसन क्रिया को संपादित करना। याद रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम क्या है, श्वसन क्रिया को संपादित करना। आगे इस कड़ी में ATP का निर्माण, इस कड़ी में ATP को जो है संचित किया जाता है, निर्माण नहीं होता, ATP का संचित किया जाता है, जिसे ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। याद रखिएगा। ATP का पूरा नाम एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा। आगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने किया था। याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। और इसका नाम जो है बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की नाम किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। अगला ये प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है, यह सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। यह जो है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, जिसके 3 भाग हैं। याद रखिए। प्लास्टिक के कितने भाग हैं, 3 भाग। और यह सिर्फ कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिक के 3 भाग कौन कौन है, क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो अब ये तीनों को देखने का प्रयास करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं। पौधे का किचन कहते हैं। याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, पौधे का किचन कहते हैं। इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है। याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। याद रखिएगा। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। आगे क्लोरोफिल जो है भोजन बनाने में मदद देता है। याद रखिएगा। क्लोरोफिल जो है भोजन बनाने में मदद देता है। आगे क्लोरोफिल के कारण ही पौधा का रंग जो है हरा होता है। याद रखिएगा। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। और यह प्रकाश संश्लेषण में मुख्य क्रिया में केंद्र भूमि में रहता है। याद रखिएगा। आगे नोट, पौधे का एस्टोमेटा। याद रखिएगा। पौधे का एस्टोमेटा जो है प्रकाश संश्लेषण के डार्क रिएक्शन में भाग लेता है। पौधे का जो एस्टोमेटा जो है प्रकाश संश्लेषण के डार्क रिएक्शन में भाग लेता है। याद रखिएगा। एस्टोमेटा कहाँ भाग लेता है, डार्क रिएक्शन में भाग लेता है। अब ये प्लास्टिड का अगला भाग है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को पढ़ते हैं। तो पौधे के हरा रंग छोड़कर, पौधे के जो है हरा रंग छोड़कर सभी प्रकार के रंग जो है क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। याद रखिएगा। हरा रंग को छोड़कर सभी रंग जो है क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। जैसे फूल का रंग पीला जेंथोफिल के कारण होता है। याद रखिएगा। फूल का रंग पीला किसके कारण होता है, जेंथोफिल के कारण होता है। गाजर का रंग लाल कैरोटीन के कारण होता है। याद रखिएगा। तीसरा, टमाटर का रंग जो है लाल किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। आगे नोट, टमाटर खाने से कैंसर नहीं होता है। याद रखिएगा। क्योंकि यह जो है एंटी कैंसरस सब्सटेंस है। याद रखिएगा। परंतु
टमाटर अधिक खाने और पानी नहीं पीने से जो है पथरी हो जाता है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट है। याद रखिएगा, टमाटर अधिक खाने और पानी नहीं पीने से क्या होता है? पथरी हो जाता है। जो पथरी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट है। आगे, पथरी को दूर करने के दो विधि हैं। पथरी को दूर करने के कितने विधि हैं? दो विधि है। एक कुर्थी का दाल और दूसरा है लेजर तकनीक, जिसे जो है लिथोट्रिप्सिन कहते हैं। लिथोट्रिप्सिन, याद रखिएगा, लिथोट्रिप्सिन का संबंध किससे है? तो पथरी के इलाज से है। आगे, प्लास्टिड का तीसरा भाग है ल्यूकोप्लास्ट। इसमें कोई कलर पिगमेंट नहीं होता है। याद रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट में जो कोई कलर पिगमेंट नहीं होता है। इसका मुख्य काम पदार्थ का संग्रहण करना है। याद रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? पदार्थ का संग्रहण करना। आगे, इसे जो है प्रोटीन प्लास्ट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे जो है प्रोटीन प्लास्ट भी कहा जाता है। अब इस तरह दोहरी झिल्ली वाले को देख लिए हैं। अब आइए सिंगल झिल्ली वाले यानी एकल झिल्ली वाले। कोशिका के एकल झिल्ली वाले अंग। एकल झिल्ली वाले अंग में कौन कौन आते हैं? तो जेल, याद कराए थे, जेल। जी फॉर गोल्जी बॉडी, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल फॉर लाइसोसोम। तो गोल्जी बॉडी को देखने का प्रयास करते हैं। इसे जो है यातायात प्रबंधन के रूप में जानते हैं। गोल्जी बॉडी को किस रूप में जानते हैं? यातायात प्रबंधन के रूप में जानते हैं। और रासायनिक रसायन संश्लेषण करता है। और ये क्या करता है? रसायन संश्लेषण करता है। आगे, गोल्जी बॉडी की खोज जो है गोल्जी ने किया था। याद रखिएगा, गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? गोल्जी ने किया था। आगे, दूसरा है ई फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज जो है पार्कर ने किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया था? पार्कर ने किया था। याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने भाग हैं? दो भाग है। कौन कौन? एक रफ और दूसरा स्मूथ। याद रखिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो वसा का संश्लेषण करता है। अब ये अगला अंग है लाइसोसोम। इसकी खोज जो है डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। इसे जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। याद रखिएगा, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। आगे, इसे कोशिका का पाचन बैग के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिए, लाइसोसोम को जो है कोशिका का पाचन बैग के रूप में भी जाना जाता है। आगे, यह कोशिका का क्लीनिंग यानी सफाई करने वाला एजेंट के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, लाइसोसोम को जो है कोशिका के क्लीनिंग यानी सफाई करने वाला एजेंट के रूप में भी जानते हैं। आगे, अब आइए झिल्ली रहित यानी बिना झिल्ली वाले अंग कौन कौन से हैं? तो बिना झिल्ली वाले अंग का ट्रिक क्या था? CR मतलब सी फॉर सेंट्रोसोम, R फॉर राइबोसोम। तो सेंट्रोसोम को देखते हैं। इसका सबसे प्रमुख काम जो है कोशिका के विभाजन में। याद रखिएगा, सेंट्रोसोम का मुख्य काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना। इसकी खोज जो है टी बोवेरी ने की थी। याद रखिएगा, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? टी बोवेरी ने की थी। आगे, सेंट्रोसोम जो है सिर्फ जंतु में पाया जाता है। याद रखिएगा, सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? जंतु में पाया जाता है, पौधे में ये नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा। नोट, कोशिका के विभाजन दो मुख्य बिंदु है। कोशिका के विभाजन के दो मुख्य बिंदु है। कौन कौन? माइटोसिस यानी समसूत्री और दूसरा मियोसिस यानी अर्धसूत्री। याद रखिएगा। तो माइटोसिस क्या है? तो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन शारीरिक कोशिका में होता है। यानी माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? शारीरिक कोशिका में होता है। आगे, शरीर के निर्माण में भूमिका होती है। यानी माइटोसिस का किस में भूमिका होती है? शरीर के निर्माण में माइटोसिस की भूमिका होती है। आगे, सभी प्रकार के जीवित कोशिका में पाया जाता है। यानी माइटोसिस कहाँ पाई जाती है? सभी प्रकार के जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। इसके 4 अवस्था है। माइटोसिस के कितने अवस्था है? 4 अवस्था है। कौन कौन है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। याद रखिएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आगे, अब ये मियोसिस क्या है? मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधा हिस्सा होता है। याद रखिएगा, मायोसिस या अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आधा होती है। और यह जनन कोशिका में भाग लेती है। याद रखिएगा, मियोसिस कहाँ भाग लेती है? जनन कोशिका में। अब ये अगला अंग है राइबोसोम। इसके खोजकर्ता
पैलार्ड है। याद रखिए, राइबोसोम का खोज किसने किया था? पैलार्ड ने किया था। राइबोसोम का खोज किसने किया था? पैलार्ड ने किया था। इसका मुख्य काम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसका मुख्य काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। आगे, कोशिका के इस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। याद रखिए, राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। लेकिन लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला अंग है न्यूक्लियस। याद रखिए, अगला अंग क्या है? न्यूक्लियस। यह केंद्रीय भाग है। न्यूक्लियस क्या है? कोशिका का केंद्रीय भाग है। याद रखिएगा, इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। याद रखिएगा, केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक भी जो है दोहरी झिल्ली इससे बंधा हुआ है। याद रखिए, केंद्रक में कितनी झिल्ली होती है? 2 झिल्ली होती है। आगे, केंद्रक में क्रोमोसोम और न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। याद रखिएगा, केंद्रक में जो क्रोमोसोम और न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। आगे, इसे जो है कोशिका के ब्रेन के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, केंद्रक को जो है कोशिका के ब्रेन के रूप में भी जाना जाता है। आगे, अब ये क्रोमोसोम क्या है? तो क्रोमोसोम जो है आनुवांशिक गुणों का वाहक है। क्रोमोसोम क्या है? आनुवांशिक गुणों का वाहक है। याद रखिएगा, आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन। जबकि आनुवांशिक पदार्थ को क्रोमेटिन कहा जाता है। याद रखिएगा, आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। जो जिसका आकार कैसा होता है? धागे नुमा आकार होता है। याद रखिएगा, क्रोमेटिन का आकार कैसा होता है? धागे नुमा। आगे, क्रोमेटिन जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। याद रखिएगा, क्रोमेटिन किस चीज़ का बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। याद रखिएगा, क्रोमेटिन किस चीज़ का बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिन का आकार कैसा होता है? धागे नुमा। याद रखिएगा। नोट, सबसे छोटा कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा है। याद रखिएगा, सबसे छोटा कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। आगे, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन। याद रखिएगा, न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र। आगे, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। आगे, नोट, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? लीवर। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? लीवर। आगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। आगे, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु। आगे, किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। शरीर में कोशिका के द्रव पदार्थ को जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं। याद रखिएगा, कोशिका में जो द्रव पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और केंद्रक में जो द्रव पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। याद रखिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। याद रखिएगा, यानी केंद्रक में जो द्रव पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाएगा। और इस दोनों का योग जो है क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला देंगे तो यह क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म जो है जीवन की भौतिक आधार है। याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म क्या है? जीवन की भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म को जो है जीवन का भौतिक आधार जो है किसने कहा था? पुरकिंजे ने कहा था। याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म को जो है जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? पुरकिंजे ने कहा था। याद रखिएगा। नोट, ध्यान रखें, 2 प्रकार के कोशिका का सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा, कोशिका के 2 प्रकार के सिद्धांत है। पुराना सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। याद रखिएगा, कोशिका का पुराना सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका का नया सिद्धांत किसने दिया है? विस्चोव ने। याद रखिएगा, कोशिका का नया सिद्धांत किसने दिया है? विस्चोव ने। आगे, विषाणु या वायरस जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। याद रखिएगा, विषाणु या वायरस जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। आगे, डीएनए और आरएनए ये दोनों जो है न्यूक्लियो एसिड है। याद रखिएगा, डीएनए और आरएनए में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियो एसिड पाया जाता है। आगे, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। याद रखिएगा, इसकी खोज जो है किसने किया था? फ्रेडरिच ने किया था। याद रखिएगा, डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिच ने किया था। डीएनए की खोज किसने किया था? फ्रेडरिच ने किया था। आगे, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। याद रखिएगा, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था? वाटसन एवं क्रिक ने। आगे, डीएनए एक जीन पदार्थ के रूप में कार्य करता है। डीएनए किस रूप में कार्य करता है? जीन पदार्थ के रूप में कार्य करता है। आगे,
डीएनए के 4 भाग है। कौन कौन है? तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। याद रखिएगा डीएनए के 4 भाग कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। याद रखिएगा। आरएनए में जो है थाइमिन के जगह यूरेसिल आ जाता है। आरएनए में जो है तीनों वो रहेगा ही, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन रहेगा, लेकिन थाइमिन के जगह पे क्या आ जाएगा? आरएनए में यूरेसिल आ जाएगा। इस तरह आज बायो के सेशन में कोशिका के विभिन्न अंगों को देखने का प्रयास किया है। बायो का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और अगला सेशन हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हिस्ट्री का सेशन। हिस्ट्री में हम लोग जो है मध्यकाल पढ़ रहे थे। मध्यकाल में जो है भक्ति आंदोलन को देख चुके थे। भक्ति आंदोलन को ही आगे बढ़ाते हुए सूफी आंदोलन को देखने का प्रयास करेंगे। तो सूफी आंदोलन स्टार्ट करते हैं। सूफी आंदोलन, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। अबुल फजल के, याद रखिएगा, अबुल फजल के आईने अकबरी में 14 शिलालेख का उल्लेख किया गया है। उसमें जो है चिश्ती, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, यानी आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। उसमें जो है 14 शिलालेख का उल्लेख किया गया। उस 14 शिलालेख में जो है चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी सिलसिला का जिक्र किया गया है। याद रखिएगा। तो इसी चारों पांचों सिलसिला को जो है पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले चिश्ती सिलसिला को देखते हैं। तो चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। याद रखिएगा, चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, जो मोहम्मद गौरी के साथ 1192 में भारत आया था। याद रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी के साथ 1192 में भारत आया था। आगे, मोइनुद्दीन चिश्ती का केंद्र बिंदु क्या था? कहाँ था? अजमेर था। याद रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती का केंद्र बिंदु कहाँ था? अजमेर था। आगे नोट, सूफी सिलसिला में पीर और मुरीद का भूमिका महत्वपूर्ण था। याद रखिएगा, सूफी सिलसिला में जो है पीर और मुरीद का महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे, मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे प्रमुख शिष्य, याद रखिएगा, कौन थे? बख्तियार काकी थे, जिसकी स्मृति में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। याद रखिएगा, बख्तियार काकी के गुरु कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे, इसी के याद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार की नींव रखा था। आगे, बख्तियार काकी के शिष्य कौन थे? फरीद बाबा। याद रखिएगा, बख्तियार काकी के शिष्य कौन थे? फरीद बाबा थे, जिनका केंद्र जो है अजोधन या हासी था। याद रखिएगा, बख्तियार काकी के शिष्य कौन था? फरीद बाबा, जिसका केंद्र कहाँ था? अजोधन या हासी था। याद रखिएगा। आगे, बाबा फरीद के शिष्य जो है निजामुद्दीन औलिया था। बाबा फरीद का शिष्य कौन था? निजामुद्दीन औलिया थे, जिन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के कामों को देखा था। याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का कामकाज देखा था, और उन्होंने जो है सूफी आंदोलन में योग, प्रयाण और संगीत को जोड़ा था। याद रखिएगा, प्राणायाम को जो है जोड़ा था। किसने जोड़ा था? निजामुद्दीन औलिया ने। सूफी आंदोलन में जो है योग, प्राणायाम और संगीत को किसने जोड़ा था? निजामुद्दीन औलिया ने जोड़ा था। निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम क्या था? बाबा फरीद। बाबा फरीद के गुरु का क्या नाम था? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। याद रखिएगा। आगे, निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक को धन वापसी के बिंदु में, याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक को धन वापसी के बिंदु पर यह कहा, हुनूज, दिल्ली अभी, याद रखिएगा, दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसको कहा था? तो गियासुद्दीन तुगलक को कहा था। आगे, इसके शिष्य जो है शेख सलीम चिश्ती थे। याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे, जिसका केंद्र जो है फतेहपुर था। शेख सलीम चिश्ती का केंद्र बिंदु कहाँ था? फतेहपुर सिकरी था। याद रखिएगा। चिश्ती आंदोलन को दक्षिण भारत से ले जाने का श्रेय जो है किसे जाता है? गोहराम उद्दीन को जाता है। गोहराम उद्दीन जो है चिश्ती आंदोलन को जो है दक्षिण भारत ले गया था। गोहराम उद्दीन जो है
चिश्ती आंदोलन को दक्षिण भारत ले गया था, याद रखिएगा। जिसका केंद्र कहाँ था? दौलताबाद, याद रखिएगा। जिसका केंद्र बिंदु कहाँ था? दौलताबाद, याद रखिएगा। अब आइए अगला सिलसिला है सुहरावर्दी सिलसिला। अगला सिलसिला क्या है? सुहरावर्दी सिलसिला। इसके संस्थापक जो है शहाबुद्दीन सुहरावर्दी था, याद रखिएगा। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? शहाबुद्दीन सुहरावर्दी था, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है बहाउद्दीन जकारिया को जाना जाता है। सुहरावर्दी के वास्तविक संस्थापक कौन थे? बहाउद्दीन जकारिया थे, याद रखिएगा। आगे सुहरावर्दी संतों में राज्य का संरक्षक को प्राप्त था, याद रखिएगा। सुहरावर्दी संतों ने राज्य का संरक्षण को प्राप्त किया था। सुहरावर्दी संतों ने जो है राज्य के संरक्षण को प्राप्त किया था। आगे अगला सिलसिला है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला की स्थापना जो है शेख कादरी जिलानी ने किया था। कादरी सिलसिला की स्थापना किसने किया था? शेख कादरी जिलानी ने किया था। लेकिन इसे जो है आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? नियामत उल्लाह को जाता है। नियामत उल्लाह जो है कादरी सिलसिला को आगे बढ़ाया, और नियामत उल्लाह के साथ साथ मखदूम जिलानी भी इसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, याद रखिएगा। कादरी सिलसिला को आगे किसने बढ़ाया? तो नियामत उल्लाह और मखदूम जिलानी ने आगे बढ़ाया। मखदूम जिलानी ने आगे बढ़ाया। आगे दारा सिक्को जो है शेख मुल्ला शाह का शिष्य था, याद रखिएगा। दारा सिक्को का गुरु कौन था? शेख मुल्ला शाह। दारा सिक्को के गुरु कौन थे? शेख मुल्ला शाह, याद रखिएगा। दारा सिक्को के गुरु कौन थे? शेख मुल्ला शाह। आगे कादरी सिलसिला संगीत विरोधी था। कादरी सिलसिला में जो है संगीत अवैध था, याद रखिएगा। कादरी सिलसिला में जो संगीत अवैध था। अगला सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला क्या था? भारत में इसके संस्थापक बाकी बिल्ला थे। बाकी बिल्ला किस सिलसिला की स्थापना किया था? नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने किया था? बाकी बिल्ला ने, याद रखिएगा। बाकी बिल्ला ने किस सिलसिला की स्थापना किया था? नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किया था। आगे इसी का शिष्य जो है अकबर का समकालीन, इसी का शिष्य कौन? अकबर का समकालीन शेख अहमद सरहिंद। अकबर का समकालीन कौन था? शेख अहमद सरहिंद था। किसके शिष्य था? तो बाकी बिल्ला का। बाकी बिल्ला का शिष्य कौन था? शेख अहमद सरहिंद, जो किसके समकालीन था? अकबर का समकालीन था, जिसने जो है स्वयं को इस्लाम का सुधारक कहा, याद रखिएगा। शेख अहमद सरहिंद ने जो है स्वयं को इस्लाम का सुधारक कहा, जो अकबर का समकालीन था। और किसका शिष्य था? बाकी बिल्ला का शिष्य था। आगे अगला सिलसिला है सत्तारी सिलसिला। सत्तारी सिलसिला के संस्थापक जो है अब्दुल सत्तार था। सत्तारी सिलसिला के संस्थापक कौन था? अब्दुल सत्तार था, याद रखिएगा। आगे इसके प्रमुख शिष्य जो है मोहम्मद गौस थे, याद रखिएगा। इसके यानी अब्दुल सत्तार का प्रमुख शिष्य कौन था? मोहम्मद गौस थे, जो ग्वालियर के थे। मोहम्मद गौस कहाँ के थे? जो ग्वालियर के थे, जो तानसेन का गुरु थे, याद रखिएगा। हिट क्वेश्चन है। तानसेन का गुरु कौन था? मोहम्मद गौस। कहाँ के थे? ग्वालियर के थे, याद रखिएगा। मोहम्मद गौस कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। और मोहम्मद गौस किसके गुरु थे? तानसेन के थे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे, याद रखिएगा। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। और उधर बीरबल का नाम क्या था? महेश दास, याद रखिएगा। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। अब आइए अन्य बातें। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य, याद रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य कौन था? अमीर खुसरो, जिन्होंने जो है सबके हिंदी को आगे बढ़ाया। सबके हिंदी को आगे किसने बढ़ाया? अमीर खुसरो ने बढ़ाया, याद रखिएगा। अब्दुल वहीद बिलग्रामी, याद रखिएगा। अब्दुल वहीद बिलग्रामी ने फ़क़े के हिंदी नामक शीर्षक से एक पुस्तक लिखा। फ़क़े के हिंदी नामक शीर्षक से एक पुस्तक किसने लिखा? अब्दुल वहीद बिलग्रामी ने, याद रखिएगा। फ़क़े के हिंदी नामक शीर्षक से किसने एक पुस्तक लिखा? अब्दुल वहीद बिलग्रामी ने। आगे अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान को स्वर्ग बताया, याद रखिएगा। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान को क्या कहा? स्वर्ग कहा। आगे जिया नक्शबी जो है पहला व्यक्ति था। जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं को फारसी में अनुवादित कराया, याद रखिएगा। जिया नक्शबी जो है संस्कृत कथाओं को फारसी में अनुवादित कराने वाला पहला व्यक्ति था। आगे जिया ने काम शास्त्र पर आधारित, यानी जिया नक्शबी ने जो है काम शास्त्र पर आधारित
पोल शास्त्र, याद रखिएगा, पोल शास्त्र का फारसी में अनुवाद कराया। पोक शास्त्र का जो है फारसी अनुवाद किसने कराया? जिया नक्शबी ने कराया। पोक शास्त्र किस पे आधारित था? काम शास्त्र पे आधारित था। आगे, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहते थे। याद रखिएगा, कश्मीर का अकबर किसको कहते थे? जैनुल आबदीन को कहा जाता था। जैनुल आबदीन ने राजतरंगिणी और महाभारत को फारसी में अनुवाद कराया। याद रखिएगा, जैनुल आबदीन ने जो है राजतरंगिणी और महाभारत को फारसी में अनुवादित कराया। आगे, बंगाल में नुसरत शाह ने, याद रखिएगा, बंगाल में नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण को बंगला में अनुवादित कराया। किसने कराया? नुसरत शाह ने। किस भाषा में? बंगला में। आगे, इसी के संरक्षण यानी नुसरत शाह के संरक्षण में मालधव बसु ने जो है भागवत का भी अनुवाद जो है बंगला में कराया। याद रखिएगा, मालधव बसु ने किसको अनुवादित कराया? तो भागवत को जो है बंगला में अनुवादित कराया। आगे, जौनपुर के मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा, जौनपुर का मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना जो है अवधी भाषा में लिखा। याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी यात्रा किस भाषा में लिखा? अवधी भाषा में लिखा। याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पद्मावत। याद रखिएगा, पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। आगे, सितार और तबला का आविष्कार जो किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। याद रखिएगा, सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। आगे, एनम घोड़ा सनम जैसे रागों का रचना भी जो है अमीर खुसरो ने किया था। याद रखिएगा, एनम घोड़ा सनम नामक रागों की रचना भी किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। आगे, FST के समय में यानी फिरोज शाह तुगलक के समय में संगीत के मानक ग्रंथ, याद रखिएगा, संगीत के मानक ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया। याद रखिएगा, राग दर्पण का फारसी अनुवाद किसके समय में हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ। आगे, जौनपुर का सुल्तान हुसैन सरकीब, याद रखिएगा, जौनपुर का सुल्तान हुसैन सरकीब महान संगीत का संरक्षक था। याद रखिएगा, जौनपुर का जो सुल्तान हुसैन सरकीब है किस संगीत का महान संरक्षक था? महान संगीत का संरक्षक था। आगे, प्रसिद्ध सूफी संत पीरबोधन, याद रखिएगा, पीरबोधन का संबंध किस संत किससे है? तो सूफी संत से। पीरबोधन का संबंध किससे है? सूफी संत से है। पीरबोधन भी संगीतज्ञ था। याद रखिएगा, पीरबोधन भी किससे संबंधित है? संगीतज्ञ से संबंधित था। आगे, ग्वालियर का राजा मानसिंह ने मल गतूहल, याद रखिएगा, ग्वालियर के राजा मानसिंह ने जो है मल गतूहल लिखा। याद रखिएगा, मल गतूहल किसने लिखा? मानसिंह ने लिखा। मल गतूहल किसने लिखा? ग्वालियर के राजा मानसिंह ने लिखा। मल गतूहल किसने लिखा? ग्वालियर के राजा मानसिंह ने लिखा। आगे, विज्ञानेश्वर की रचना किसने किया है? मिताक्षर ने। याद रखिए, विज्ञानेश्वर के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर ने मिताक्षर नामक रचना किया है। मिताक्षर के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। याद रखिएगा, मिताक्षर के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर ने रचना की, जिसका संबंध जो है हिंदी विधि विधान से। मिताक्षर का संबंध किससे है? हिंदू विधि विधान से है। आगे, अन्य बातें का दूसरा भाग है। दिल्ली सल्तनत में कई क्षेत्रीय राज्य थे। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में कई क्षेत्रीय राज्य थे। जैसे बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो इलियास शाह ने किया था। बंगाल की स्थापना किसने किया था? इलियास शाह ने किया था। आगे, बंगाल के आजम शाह न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल के जो है आजम शाह किस लिए प्रसिद्ध था? तो न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। आगे, चैतन्य जो है हुसैन शाह का समकालीन था। चैतन्य किसका समकालीन था? हुसैन शाह का समकालीन था। याद रखिएगा, बंगाल में मालदर बसु, याद रखिएगा, बंगाल में मालदर बसु ने श्री कृष्ण विजय की रचना किया था। श्री कृष्ण विजय की रचना किसने किया था? मालदर बसु ने किया था। याद रखिएगा, श्री कृष्ण विजय की रचना किसने किया था? मालदर बसु ने किया था। आगे, बंगाल के नुसरत शाह के समय में बड़ा सेना मस्जिद का निर्माण हुआ। याद रखिएगा, बड़ा सेना का निर्माण किसके समय हुआ? नुसरत शाह के समय हुआ। बड़ा सेना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में है। बड़ा सेना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में। याद रखिएगा, बड़ा सेना मस्जिद कहाँ है? बड़ा सोना मस्जिद है। बड़ा सोना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में। बड़ा सोना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में। अब अगला क्षेत्रीय राज्य है कश्मीर। कश्मीर को पढ़ते हैं। प्रसिद्ध शासक जो है जैनुल आबदीन थे। कश्मीर का प्रसिद्ध शासक कौन था? जैनुल आबदीन थे।
जिन्हें जो है वर्साई और कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबदीन को जो है वर्साई और कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आगे, जैनुल आबदीन कुतुब नाम से कविता लिखते थे। जैनुल आबदीन किस नाम से कविता लिखते थे? कुतुब नाम से कविता लिखते थे। एवं वूलर झील में जैन लंका द्वीप की स्थापना किया था। याद रखिएगा, वूलर झील में है जैन लंका द्वीप की स्थापना किसने किया था? जैनुल आबदीन ने किया था। याद रखिएगा, वूलर झील जो है भारत का सबसे मीठे पानी का झील है। श्रीनगर जो है वूलर झील के किनारे ही बसा हुआ है। आगे, अब ये अगला क्षेत्रीय राज्य है मेवाड़। मेवाड़ का प्रसिद्ध शासक जो है राणा कुंभा था। याद रखिएगा, मेवाड़ का प्रसिद्ध शासक कौन था? राणा कुंभा था, जो वीणा वादक था। याद रखिएगा, जो वीणा वादक था और जिसने जो है संगीत राज और संगीत रत्नाकर नामक पुस्तक की रचना किया था। याद रखिएगा, संगीत राज और संगीत रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राणा कुंभा है। एवं चित्तौड़ में एक कृति स्तंभ का निर्माण कराया। चित्तौड़ में एक कृति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था। संगीत राज और संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? राणा कुंभा है। याद रखिएगा, राणा कुंभा का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवाड़ से। याद रखिएगा। अगला क्षेत्रीय राज्य है गुजरात। गुजरात की स्थापना जो है जफर खान ने किया था। याद रखिएगा, गुजरात की स्थापना किसने किया था? जफर खान ने किया था, जबकि वास्तविक संस्थापक जो है अहमद शाह था। गुजरात का वास्तविक संस्थापक कौन था? अहमद शाह था। आगे, इस राज्य के सबसे प्रमुख शासक जो है वेगरा था। याद रखिए, गुजरात का प्रसिद्ध शासक कौन था? वेगरा था, जो खाने के लिए प्रसिद्ध था। याद रखिए, जो खाने के लिए प्रसिद्ध था और इसी कड़ी में पुर्तगालियों को जो है भूमि दिया था। याद रखिएगा। अगला क्षेत्रीय राज्य है जौनपुर, जिसे जो है भारत का सिराज कहते हैं। जौनपुर को क्या कहते हैं? भारत का सिराज कहते हैं। इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के याद में करवाया था। याद रखिएगा, जौनपुर शहर की स्थापना किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। किस लिए कराया था? अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के याद में किया था। आगे, इस राज्य का प्रसिद्ध शासक जो है इब्राहिम सरक्रिक था। याद रखिएगा, जौनपुर का जो प्रसिद्ध शासक कौन था? इब्राहिम सरक्रिक थे, जिन्हें जो है सक्रिय स्थापत्य शैली के कारण याद रखा जाता है। याद रखिए, सक्रिय स्थापत्य शैली का स्थापना किसने किया था? इब्राहिम सरक्रिक ने किया था। आगे, अगला क्षेत्र है खानदेश। अगला कौन सा है? खानदेश। इसकी स्थापना जो है फारूकी ने किया था। खानदेश की स्थापना किसने किया था? फारूकी ने किया था। आगे, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो बुरहानपुर। याद रखिएगा, खानदेश की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर थी। आगे, बीबी का मस्जिद का निर्माण जो है इसी वंश के सुल्तान कौन? मोहम्मद शाह की बेटी ने बनवाई थी। याद रखिएगा, बीबी का मस्जिद किसने बनाया था? मोहम्मद शाह की बेटी ने बनाई थी। सॉरी, मुजफ्फर शाह की बेटी थी। किसकी बेटी थी? मुजफ्फर शाह की बेटी थी। याद रखिएगा, बीबी का मस्जिद किसने बनाया था? मुजफ्फर शाह की बेटी ने। और मुगल काल में अपने पढ़े थे हम, बीबी का मकबरा किसने बनाया था? औरंगजेब ने। याद रखिएगा, और बीबी का मस्जिद किसने बनाया? मुजफ्फर शाह की बेटी ने बनाया। इस तरह मध्यकाल का अंतिम चैप्टर सूफी आंदोलन को देखने का प्रयास किए हैं। इस तरह हिस्ट्री का सेशन को समाप्त करते हैं और अगले सेशन में जो है आधुनिक इतिहास को प्रारंभ किया जाएगा, जो किसी भी एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हिस्ट्री का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं ज्योग्राफी में हम लोग जो है नदी तंत्र देख रहे थे। नदी तंत्र में जो है पिछले सेशन में हिमालय नदी तंत्र देख लिए थे। इस सेशन में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय नदी जो है हिमालय की तुलना में अधिक पुराना है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है हिमालय की तुलना में अधिक पुराना है। आगे, प्रायद्वीपीय नदी जो है छोटा और सदाबहानीय नहीं होता है, यानी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र छोटा और हमेशा बहने वाली नदी नहीं है। आगे, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में निम्नलिखित नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है यह सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का हिस्सा है। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। आगे, इसे जो है दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, यानी गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। याद रखिए, गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। आगे, इसे जो है प्रायद्वीपीय नदी की वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं।
गोदावरी नदी को जो है प्रायद्वीपीय नदी की वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। आगे, यह नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश इत्यादि में बहती है। याद रखिएगा, गोदावरी नदी कहाँ कहाँ बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में बहती है। इसका उद्गम स्थल याद रखिएगा, गोदावरी का उद्गम कहाँ होता है? तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है। याद रखिएगा। आगे, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी गोदावरी नदी जो है कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसीलिए यह जो है डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखिएगा। आगे, गोदावरी की सहायक नदी निम्नलिखित है। कौन कौन है गोदावरी की सहायक नदी? पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा और वर्धा इत्यादि, ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। नोट, कोलेश्वरम और कोलाबरम जो है, कोलाबरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। याद रखिएगा, कोलेश्वरम और कोलाबरम परियोजना किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे स्थित है। आगे, कोलेश्वरम सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन, याद रखिएगा, कोलेश्वरम जो है सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन यानी सिंचाई परियोजना है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? कोलेश्वरम है, जो कहाँ है? तेलंगाना में। याद रखिएगा, कोलेश्वरम कहाँ है? तेलंगाना में। आगे, नोट, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम जो है फल्गु नदी गया में बनाया गया है। याद रखिएगा। अब ये दूसरा नदी है, ये दूसरा नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है। याद रखिए, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है और पूरब दिशा की ओर बहती है। याद रखिएगा, कृष्णा नदी जो है पूरब की दिशा बहती है। इस नदी का अधिकांश भाग जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है। याद रखिएगा, कृष्णा नदी का अधिकांश भाग कहाँ कहाँ बहती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है। आगे, इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा और भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना और मूसी नदी। याद रखिएगा, कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो तुंगभद्रा और भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना और मूसी नदी। याद रखिएगा। आगे, कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में है। याद रखिए, कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मूसी नदी के किनारे जो है हैदराबाद स्थित है। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? हैदराबाद है। अगला नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें जो है सालों भर पानी रहती है। याद रखिए, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में जो है कावेरी नदी जो है जिसमें जो है सालों भर जो है पानी रहती है। याद रखिएगा, यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में बहती है। कावेरी नदी कहाँ बहती है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में बहती है। इसकी सहायक नदी है अमरावती, हेमावती, काबिनी और भवानी जो है कावेरी की सहायक नदी है। याद रखिएगा, अमरावती, हेमावती, काबिनी और भवानी जो है कावेरी की सहायक नदी है। आगे, नोट, कावेरी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। याद रखिएगा, कावेरी नदी विवाद किस किस के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे, इस विवाद में जो है, इस विवाद के निराकरण में, याद रखिए, इस विवाद में निराकरण के लिए आर्टिकल 262 के तहत जो है जल न्यायाधिकरण की स्थापना किया गया है। याद रखिएगा, जल विवाद को सुलझाने के लिए जो है जल न्यायाधिकरण की स्थापना किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 262 में है। आगे, नोट, मेका धातु जलाशय का संबंध भी जो है कावेरी नदी से। याद रखिएगा, मेका धातु जलाशय का संबंध किससे है? कावेरी नदी से है। इसी से जो है बंगलौर में पानी पहुंचाया जाता है। याद रखिएगा, मेका धातु से जो है बंगलौर में पानी पहुंचाया जाता है। आगे, श्रीशैलम जलाशय का संबंध जो है कृष्णा नदी से है। याद रखिए, श्रीशैलम जलाशय का संबंध किससे है? कृष्णा नदी से है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से विवादित है। याद रखिएगा, यह किससे विवादित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से विवादित बिंदु है यह जलाशय है। याद रखिएगा, शीर्षाचलम जलाशय कहाँ किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। और किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, जो विवादित है। याद रखिएगा। अगला नदी है महानदी। महानदी जो है मैकाल पहाड़ी की श्रेणी से छत्तीसगढ़ के हिसावा से निकलती है। याद रखिएगा,
कहाँ से निकलती है महानदी? तो छत्तीसगढ़ के जो है हिसाबा से निकलती है। याद रखिए मैकाल पहाड़ी के मैकाल पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो मैकाल पहाड़ी के हिसाबा से निकलती है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में महानदी बहती है। याद रखिएगा महानदी कहाँ कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। आगे, उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। याद रखिए उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी को कहते हैं, जिसपे हीराकुंड परियोजना स्थापित है। याद रखिए हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? महानदी पे है। उस जिस तरह उड़ीसा का शोक महानदी है, उसी तरह भारत का शोक ब्रह्मपुत्र नदी है। बिहार का शोक कोसी नदी। याद रखिएगा महानदी की सहायक नदी निम्नलिखित है। कौन कौन है? टेल, हदसो, मांडा। टेल, हदसो, मांडा किसकी सहायक नदी है? महानदी के। याद रखिएगा टेल, हदसो, मांडा किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। नोट, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी जो है अरब सागर में गिरती है। याद रखिएगा नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी जो है अरब सागर में गिरती है। तो इस सभी पांचों नदी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो नर्मदा को पहले पढ़ते हैं। यह नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यह भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी किस घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। याद रखिए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की जो है तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। पहला सबसे बड़ा नदी कौन सा है? गोदावरी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और दूसरा नदी है कृष्णा। कृष्णा की लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। याद रखिएगा 1401 किलोमीटर किसकी लंबाई है? कृष्णा नदी की। और नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। याद रखिएगा नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, जो प्रायद्वीपीय नदी की तीसरी सबसे लंबी नदी है। आगे, धुआंधार जलप्रपात जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ही बनी हुई है। याद रखिएगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। कहाँ स्थित है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। आगे, सरदार सरोवर परियोजना भी जो है किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। याद रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना भी किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। अगला नदी है ताप्ती नदी। बैतूल के मुल्तई पहाड़ी से निकलती है। बैतूल के मुल्तई पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। याद रखिएगा बैतूल के मुल्तई पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। आगे, नदी का अधिकांश हिस्सा जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है। याद रखिए ताप्ती नदी का अधिकांश हिस्सा कहाँ है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात में है। आगे, अब ये लूनी नदी एकमात्र नदी अंतःस्थलीय है। लूनी नदी जो है जमीन के अंदर चली जाती है। आगे, यह अरावली पहाड़ी से निकलती है। याद रखिएगा अरावली पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? और भी नदी निकलती है अरावली पहाड़ी से, लेकिन लूनी नदी का उद्गम कहाँ है? अरावली पहाड़ी है। आगे, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। याद रखिए लूनी नदी जो है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, जो पुष्कर के निकट दो धारा के रूप में उत्पन्न होती है। याद रखिएगा जो पुष्कर के निकट दो धारा में उत्पन्न होती है, एक सरस्वती और साबरमती। याद रखिए एक सरस्वती और एक साबरमती। नोट, पुष्कर में ब्रह्मा की एकमात्र मूर्ति है। याद रखिएगा ब्रह्मा की एकमात्र मूर्ति कहाँ है? पुष्कर में है। याद रखिएगा ब्रह्मा की एकमात्र मूर्ति मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर में। याद रखिए ब्रह्मा की एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। आगे, अगला नदी है महानदी। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। महानदी क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगली नदी है साबरमती नदी। इसी नदी के किनारे जो है अहमदाबाद स्थित है। याद रखिएगा अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती के किनारे। साबरमती के किनारे है। अब आइए अन्य बातें। बैतरनी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर की नदी से निकलती है। याद रखिएगा बैतरनी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर के नदी से निकलती है। साबरमती नदी कर्नाटक के शिमोगा से निकलती है और इस पर जो है गोरसप्पा जलप्रपात है। याद रखिएगा गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पे है? शरावती नदी पे। गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पे है? शरावती नदी पे है। याद रखिएगा मांडवी और ज्वारी गोवा में बहने वाली प्रमुख नदियाँ है। मांडवी और ज्वारी नदी कहाँ बहती है? गोवा में बहती है। आगे, केरल में भरतपुजा नदी बहती है। इसे जो है कोनानी भी कहते हैं। भरतपुजा नदी को किस नाम से और जानते हैं? कोनानी नदी के नाम से जानते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। याद रखिए भरतपुजा नदी कहाँ से निकलती है? अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। आगे,
अगला नदी है पेरियार। केरल में पेरियार नदी बहती है। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार नदी है, याद रखिए। आगे तीसरा है पंबा नदी। पंबा नदी जो है यह केरल के वेम्बनाड झील से मिल जाती है, यानी याद रखिएगा पंबा नदी जो है केरल के वेम्बनाड झील से आगे चल के मिल जाती है। आगे फरक्का बैराज भारत का सबसे बड़ा बैराज है जो गंगा नदी पर है, याद रखिए फरक्का बैराज किस नदी पे है? गंगा नदी पे है। आगे फरक्का में गंगा नदी का औसत जल जो है प्रवाह 55,000 क्यूसेक है, याद रखिए फरक्का में गंगा नदी का औसत जल प्रवाह कितना है? 55,000 क्यूसेक है। आगे अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है और इसके बाद ये गंगा कहलाती है। अलकनंदा और भागीरथी जो है कहाँ? देवप्रयाग में मिलती है और इसके बाद जो है ये गंगा कहलाती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है, याद रखिए गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। इस तरह ज्योग्राफी के सेशन में आज जो है नदी तंत्र समाप्त हो गया है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को देखने का प्रयास किए हैं। ज्योग्राफी का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और अगला सेशन करंट अफेयर का स्टार्ट करते हैं। किसी कारणवश जो है करंट अफेयर का सेशन नहीं किया जाएगा, तो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।